दमयंती अपनी बेटी रवीना से बात कर रही होती है और अपनी पुश्तैनी साड़ी उसे दिखाते हुए बोलती है। ये देख, हमारी पुश्तैनी साड़ी है। मुझे ये मेरी सास ने दी थी। मैंने शादी के बाद जो फंक्शन होता है ना, उसमें पहनी थी। मेरी सास की साड़ी है ये। माँ, आपने ये मुझे तो पहले कभी नहीं दिखाई। अब तक कहाँ रखी थी आपने? अब तक इसलिए रखी थी, क्या करना है, आज साफ सफाई कर रही थी तो नजर पड़ गई। अच्छा, तो अब क्या काम है इसका? रख दो ना वापस ये साड़ी। आप मुझे मेरी शादी में दे देना, बहुत प्यारी लग रही है। नहीं, ये साड़ी मैंने अपनी बहू के लिए रखी है, पुश्तैनी साड़ी। अब सास की सास से मिली है, तो अब इस साड़ी का अगला नंबर तो बहू का है ना, इसलिए उसे ही दूंगी। क्या माँ, आप भी ना, अभी तक भाभी आई नहीं है और आप अभी से उनकी तरफ हो गई। अपनी बेटी को तो पूछ भी नहीं रही हो। पता नहीं तब क्या होगा जब भाभी आ जाएंगी। ऐसी बात नहीं है। अब जैसे हमारी पुश्तैनी साड़ी बहू को मिलेगी, वैसे ही तेरी शादी के बाद भी तेरी सास ने कुछ लिया होगा, उस पर तो केवल तेरा ही हक होगा ना। इसीलिए इस साड़ी पर मेरी होने वाली बहू का हक है। कोई बात नहीं, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही साड़ी चाहिए। आप ला सकती हो ना। देखो इसका कपड़ा कितना अच्छा है। इतनी पुरानी साड़ी है लेकिन अभी भी बिल्कुल नई लग रही है। हाँ, वो तो इसलिए ना, क्योंकि ये जब साड़ी ली थी तब ये बहुत महंगी थी। अब तो पता नहीं कितने की आएगी। अब की साड़ी में वो बात कहाँ, पहले की चीजें काफी अच्छी होती थी। लेकिन भाभी को अगर ये साड़ी पसंद नहीं आई तो आप क्या करोगी? तब तो मुझे ही देना है ना। अब उन्हें पसंद नहीं आई तो क्या ही कर सकते हैं ना। अरे ऐसे कैसे पसंद नहीं आएगी? बहू मेरी पसंद की होगी तो उसे मेरी पसंद की चीजें भी पसंद होंगी ना। हाँ हाँ, वो तो भैया को ही पता होगा ना किसके पसंद की बहू होगी। कुछ कहा तूने? जरा जोर से बोल, क्या बोल रही है? कुछ भी तो नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ, आपको बहू की इतनी आस है ना, तो बहू ले आओ ना। मैं भी अपनी भाभी के साथ थोड़ा समय बिताऊं। कोई लड़की तो देखो। दमयंती अपनी होने वाली बहू को अपनी पुश्तैनी साड़ी देने के लिए बहुत ही बेताब थी। यहाँ दमयंती अपनी बहू की आस लगाई होती है। वहाँ दमयंती का बेटा अक्षय एक अमीशा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और उसे शादी भी कर लेता है, जिसके बाद वो अमीशा को घर लेकर आता है और अपनी माँ से मिलवाते हुए बोलता है। माँ, ये अमीशा है, मेरे ऑफिस में ही काम करती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। आप इस शादी के लिए मानती नहीं, इसलिए मजबूरी में हमें शादी करनी पड़ी। तुझे जरा सी शर्म नहीं आई? अपनी माँ के बिना ही शादी कर ली। अब क्या लेने आया है यहाँ? शादी की है तो वहीं रहता ना अपनी बीवी के साथ। माँ की क्या ही जरूरत है? माँ, कैसी बातें कर रही हो? आपकी बहू को यहीं तो लेकर आऊंगा ना मैं, और कहाँ लेकर जाऊंगा? तुझे पता है कि मुझे अपनी बहू से कितनी आस थी, फिर भी मुझसे बिना पूछे शादी कर ली। तेरी बीवी होगी है लेकिन मेरी बहू नहीं है। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ आपको कि हमारी शादी से बहुत ठेस लगी है, लेकिन हम आपको दुख नहीं देना चाहते थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। लो, आए हुए घंटा भर नहीं हुआ और जुबान चलाना शुरू। तू लाया है ना अपनी बीवी को, तो ले जा, जाकर इसे अपने कमरे में। मुझसे क्या बातें कर रहे हो? दमयंती इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। दमयंती को अमीशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी होने वाली बहू से बहुत आस थी और बहू उसकी पसंद की नहीं आई थी। इसीलिए उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। लेकिन अमीशा हार नहीं मानती है और वो दमयंती का दिल जीतने की कोशिश करती है और वो अपनी पहली रसोई में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। वहाँ सब आते हैं खाना खाने। सबको अमीशा के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद रवीना अमीशा और अपनी माँ से बोलती है। माँ, भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, आप उन्हें शगुन के तौर पर अपनी वो पुश्तैनी साड़ी दे दो। पुश्तैनी साड़ी है, वो तो ऐसी ही थोड़ी ना मैं किसी को भी उठाकर दे दूंगी। माँ, आप ही क्या बोल रही हो? वो कोई और थोड़ी ना है, आपकी ही बहू है। और आपने ही तो बोला था ना कि आप अपनी बहू को ही अपनी पुश्तैनी साड़ी दोगे, तो अब मना क्यों कर रही हो? हाँ, बोला था मैंने, लेकिन ये भी तो बोला था ना कि अपनी पसंद की ही बहू लाऊंगी। लेकिन इसमें तो पता नहीं क्या जादू किया है मेरे बेटे पर, उसने इससे शादी कर ली। माँ, भाभी यही खड़ी है, आप ऐसा कैसे बोल रही हो? उन्हें बुरा लग सकता है ना। अब तो हो गई शादी, तो मुंह बनाने से क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, किसी को मेरी पड़ी ही कहाँ है। मैं मुंह बनाऊं या कुछ भी करूं, किसी को क्या फर्क पड़ता है? माँ, आप क्यों तिल का ताड़ बना रही हो? इतनी बड़ी बात नहीं है। रवीना, रहने दो। माँ जी हम दोनों से अभी नाराज हैं, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा वो मान जाएंगी। कोई बात नहीं,
माँ जी, जब आपका मन हो तभी अपनी पुश्तैनी साड़ी देना। दमयंती अमीषा को ताने देती रहती है, लेकिन अमीषा दमयंती की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है और दमयंती को खुश करने में ही लगी रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन दमयंती अमीषा से कभी भी खुश नहीं होती है। कुछ दिनों बाद अमीषा पूरे घर की सफाई कर रही होती है। अपना कमरा साफ करने के बाद वो अपनी सास का कमरा साफ करने के लिए जाती है। वहाँ साफ सफाई करते हुए उसे पुश्तैनी साड़ी दिखती है। वो पुश्तैनी साड़ी को देख ही रही होती है कि वहाँ दमयंती आ जाती है और अमीषा को पुश्तैनी साड़ी के साथ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, ये क्या है? तुझे मेरे कमरे में आने के लिए किसने बोला? और ये मेरी पुश्तैनी साड़ी के साथ तू क्या कर रही है? माँ जी, मैं तो कमरा साफ करने आई थी तो ये साड़ी देखी, बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए देखने लग गई। हाँ, साफ करने ही तो तू आई है घर, लेकिन मुझे अच्छे से पता है तू यहाँ करने क्या आई है। आज तो आ गई मेरी इजाजत के बिना, दोबारा कभी आगे से आ गई तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन माँ जी, मैं सच में यहाँ साफ करने आई थी। महीने में एक बार तो पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी ही चाहिए ना, इसलिए बस आई थी और कुछ नहीं। माँ जी, रहने दे, अच्छे से जानती हूँ। पहले तो इस घर में आ गई और अब मेरे कमरे में भी। चल अब जा यहाँ से। जितनी भी साफ सफाई करनी होगी ना, उसके लिए रवीना है, तेरी कोई जरूरत नहीं है। दमयंती इतना बोलकर उसे अपने कमरे से निकाल देती है। दिन पर दिन निकल रहे थे, लेकिन दमयंती का गुस्सा अपनी बहू के लिए कम ही नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद रवीना की भी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। ऐसे ही एक दिन दमयंती की पड़ोसन शांति वहाँ आती है और अमीषा से बात करते हुए बोलती है, बहू, तेरी सास दमयंती कहाँ है? मैंने उसे अपने घर बुलाया था कीर्तन में और तुझे भी बोला था लाने को। उसने तो बताया ही होगा ना? नहीं आंटी, माँ जी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन थोड़ी देर में आती ही होंगी, यहीं पास में गई होंगी वो। तू जितनी भोली है ना, तेरी सास उतनी ही टेढ़ी है। उसने जानबूझकर नहीं बताया होगा तुझे। ये क्या बोल रही हो आप? माँ जी के दिमाग से निकल गया होगा। अरे तेरी सास को तुझसे ज्यादा जानती हूँ मैं। आए दिन तो वो तेरे बारे में बुराई करती रहती है। अभी तक तो तुझे अपनी बहू भी नहीं माना है उसने। हाँ तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगी वो तो। तेरी सास बहुत घटिया औरत है। एक बार जो उसकी आंखों में खटक जाए फिर तो बस उसकी शामत ही आई है। मैं तो सोचती हूँ कि तेरा क्या होगा। ज्यादा ही बोल रही हैं आप। मेरी सास बहुत ही अच्छी है और मेरा ध्यान रखने के लिए है वो यहाँ मेरे साथ। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी जितनी अपनी सास की सगी बन रही है ना, बाद में उतना ही पछताना पड़ेगा। मैंने ना ही आपसे सलाह मांगी है और ना ही चाहिए। आप मेरी माँ जी के खिलाफ कुछ मत बोलिए, ठीक है ना? अमीषा शांति को वहाँ से जाने को तो बोल देती है, लेकिन दरवाजे पर खड़ी दमयंती सारी बातें सुन लेती है और अंदर आकर अपने कमरे से अपनी पुश्तैनी साड़ी निकाल कर लाती है और अमीषा से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे। आज तक तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया और फिर भी तू किसी से मेरी बुराई ना करके मेरे लिए बोल रही थी। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? आपकी थोड़ी ना कोई गलती है और मैं अपनी सास के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती। बहू, हमारी पुश्तैनी साड़ी की असल हकदार तो तू ही है, ये ले। दमयंती अपनी पुश्तैनी साड़ी अपनी बहू को दे देती है और उसके बाद कभी फिर अपनी बहू को ताने नहीं देती है। रौनकपुर गांव में जगदीश अपनी पत्नी माला के साथ रहा करता था। जगदीश बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत की आधी कमाई उसके साले पर खर्च होती थी। एक रोज सुबह सुबह जगदीश अपने गांव की टीनू चाय वाले की टपरी पर चाय पीने आता है। टीनू, एक कप चाय पिला दे और थोड़ा जल्दी बना दियो, खेत भी जाना है। सुबह से घर में आकर बैठ गया 1.5 फुटिया। दिल तो करता है इसे घूमने ले जाऊं और बस या ट्रेन के आगे धक्का दे दूं। जगदीश ये सोच ही रहा होता है कि तभी चाय वाला टीनू जगदीश को चाय का बिल 200 रुपए बताता है। अरे टीनू भाई, यहाँ जितने भी लोग चाय पी रहे हैं, इन सब का हिसाब आप मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं नहीं जगदीश, ये पूरे गांव का चाय का हिसाब नहीं है। ये जो तेरा साला 1.5 फुटिया चाय पीकर गया है, उसी का हिसाब बता रहा है मेरा टीनू। हे प्रभु, मुझे बता दो, मैं शादी करके अपनी पत्नी लाया हूँ या उसका भाई दहेज में लेके आया हूँ, जो यहाँ आकर मेरा आधा घर वाला बना हुआ है। इस 1.5 फुटिया ने ना मेरी नाक में दम कर रखा है हर जगह। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ जगदीश, लेकिन अभी तेरे दुख से ज्यादा पैसों की जरूरत है।
ला दे ताकि मैं दूध लेकर आऊं। जगदीश जहाँ जाता उससे पहले ही उसका साला 1.5 फुटिया पहुँच चुका होता। अब जगदीश घर जाता है तो देखता है उसकी पत्नी माला उसके साले को गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिला रही थी। वाह वाह, क्या बात है साले जी, बहुत भूख लग रही होगी ना चाय पीकर। माला, साले जी को 2 रोटी दो। आपको कितनी बार बताया है कि खाते वक्त दुश्मन को भी बुरा नहीं बोलते। एक आप है कि अरे माला, मैं तो कह ही रहा हूँ ना, खिलाओ इन्हें। मैंने कहाँ कुछ कहा। खाओ खाओ खाओ। क्या करके आया है आज फिर तू? आज फिर से प्यार से बात कर रहे हैं ये? जरूर तूने कोई कांड किया है। नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं किया मैंने। वो तो जीजा जी को बस सुनाने का मौका चाहिए। नहीं नहीं, मैं उन्हें देख लूंगी। तू खाना खा और रोटी दूं। सब्जी भी लेगा ना? कैसी बनी है सब्जी? इससे पहले आप दोनों भाई बहन गाना गाना स्टार्ट कर दो कि भैया मेरे, बहना मेरी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब आप लोगों का हो जाए तो मुझे याद कर लेना, मैं भी यहीं पे हूँ। जगदीश उस वक्त तो वहाँ से गुस्से में बिना कुछ खाए खेत चला जाता है। लेकिन देर शाम जब वो खेत से लौट रहा होता है तो जगदीश देखता है उसकी साइकिल विमला के घर के बाहर लगी थी। ये साइकिल तो मेरी लग रही है। अरे नहीं नहीं, विमला काकी ने खरीदी होगी मेरी जैसी। ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे साले जी, कैसे आना हुआ? चाय का पैसा मैंने दे दिया था, तो आप किस काम से आए थे यहाँ पे? अरे जीजा जी आप, मैं तो बस यही पूछने आया था कि विमला काकी, जीजा जी ने आपको पैसे दिए कि नहीं? वरना क्या आप देते पैसे? हाँ, और ये इतने सारे पैसे चोरी करके लाए हो क्या? इधर दो। वैसे भी जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे ऊपर तो 1.5 फुटिया का दोष लग गया है। इसकी मुझे बहुत जरूरत है, इसे मैं ही रखता हूँ। अरे जीजा जी, ये मेरे पैसे। अरे सुनिए तो। अब जगदीश घर आता है तो इधर माला रो रही होती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। दिन दहाड़े मेरे दरवाजे से चोरी हो गई। चोरी हो गई? अरे क्या चोरी हो गया? तुम्हारा भाई तो नहीं चोरी हो गया? लेकिन अभी बाहर दिखा तो था मुझे घूमता हुआ। वैसे भी वो खुद चोर जैसा दिखता है। अगर उसको चोर चुरा के भी ले जाएंगे तो वो खुद कर्जे में डूब जाएंगे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा इकलौता भाई को भला चोर क्यों ले जाएगा? चोर तो आपकी साइकिल ले गया, जो मेरे पिताजी ने आपको दहेज में दी थी। क्या मेरी साइकिल ले गए? अब समझ में आया मुझे। वो चोर कोई और नहीं, तुम्हारा भाई है, जो अभी विमला काकी के बाहर मुझे दिखा था, और मेरी साइकिल भी वही थी। अजी आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हैं। अरे दीदी, मैंने ही जीजा जी की साइकिल बेची है ताकि वो नई साइकिल ले ले। अरे मेरा जुगनू, कितना सोचता है तू अपने जीजा जी के बारे में। और एक ये है जो हर वक्त मेरे भाई को भला बुरा कहते रहते हैं। पहले तो मेरे गांव में मेरी बदनामी करवा रहा था ये, और अब तो चोरी करने लग गया। और मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो, आज के बाद तुम्हारा भाई मेरे घर पे दिखना नहीं चाहिए, समझी तुम? आप मेरे भाई के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं क्या? वो खुद कह रहा है कि उसने साइकिल इसलिए बेची क्योंकि वो आपके लिए नई साइकिल लाना चाहता था। जगदीश अपने साले की हरकतों से परेशान था, लेकिन माला अपने भाई को हर चीज में सपोर्ट किया करती। बेचारा जगदीश भी अपनी पत्नी के आगे हार मान लेता है। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। जगदीश तो हर वक्त अपने 1.5 फुटिये साले को उसके घर भेजने में लगा रहता, लेकिन उसका साला भी 1 या 2 दिन के लिए अपने घर जाता और फिर अपनी बहन के घर लौट आता। अरे माला देखो, ये विमला काकी ने सुबह सुबह क्यों रो रही है? कहीं इनके घर में चोरी तो नहीं हो गई? रुको देखती हूँ क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह इतना हंगामा मचा रखा है। अरे मेरी पिंकी घर में नहीं है, उन्हें चोर उठा ले गए। हे प्रभु, मेरी फूल सी बेटी किसी के साथ भाग भी नहीं सकती क्योंकि वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती है। हाँ विमला काकी, मैं जानती हूँ, वो बचपन से ही लंगड़ी है, तो कैसे भागेगी? आज तो वो 1.5 फुटिया भी घर पे नहीं है, और विमला काकी की बेटी पिंकी भी गायब है। कहीं वो 1.5 फुटिया पिंकी को लेकर भाग तो नहीं गया? नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ ये सब मैं नहीं झेल पाऊंगा। ये सब बातें हो ही रही होती हैं। विमला अपनी बेटी के घर से गायब होने पर रोना धोना शुरू कर देती है। तभी माला अपने भाई के साथ पिंकी को देखकर हैरान रह जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरा भाई 1.5 फुटिया, मेरा मतलब जुगनू, पिंकी के साथ। कहाँ है पिंकी?
मेरी बेटी पिंकी कहाँ है? पाए लागू सासू माँ, आज से मैं आपका दामाद। मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को भगा ले गया। और तुझे यही चोर मिला था बिहाने को। जरा इसकी शक्ल देख। कहीं भी गांव में चोरी हो जाए तो सबसे पहले शक इसी पर जाता है, और तुझे यही पसंद आया। ये हुई ना विमला काकी बात। लात, जूते, चप्पल सबसे मारो उस कुत्ते को। इतना मारो कि कभी इस गांव में आए ही ना। मेरी आंखें तरस रही है विमला काकी। मारो, मुझे अपनी आंखों से देखना है। मारो इसे। विमला काकी, मैं बस आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आपने मेरे 1.5 फुटिये को हाथ कैसे लगाया? अभी तो हाथ ही लगाया है इसे। अब तो मेरा लात भी चलेगा। लेकर चली जा इसे मेरी नजरों के सामने से। पूरे गांव में जगदीश की बदनामी हो रही थी कि उसके साले ने गांव का माहौल खराब करके रखा हुआ है। पहले तो उधारी, चोरी ये सब करता था, लेकिन अब तो गांव की लड़कियों पर भी उसकी नजरें आ चुकी थी और उसने विमला की बेटी पिंकी से शादी तक कर ली है। अब देर शाम। अगर अब ये यहाँ रहा ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, समझी तुम? कहाँ जाएगा बेचारा? देखिए कितना उदास है। नहीं जुगनू, उदास नहीं होते हैं। अब शादी हो गई है तो आज ना तो कल बहू तो घर आएगी ही। अरे नहीं दीदी, मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि आज मेरी शादी की पहली रात है और मैं ऐसे रो रहा हूँ। साले जी, जैसा आपने काम किया ना उस हिसाब से ना आपको जेल में होना चाहिए था। लेकिन भला हो विमला काकी का, जिन्होंने मेरे कारण आपको छोड़ दिया। अब तो आप मेरे भाई को जलील करने का मौका ही छोड़ दो। बेचारा पहले ही इतना परेशान है। हाँ, तुम सही कह रही हो। जलील भी उन्हें किया जाता है जिनके अंदर शर्म बची हो। इसे देख के लगता है इसके अंदर शर्म वरम कुछ है भी। शक्ल सूरत से चोर उचक्का लगता ही है। कुछ भी नहीं बचा इसके पास। मुझे तो पिंकी के लिए अफसोस हो रहा है। बेचारी को ये नहीं पता कि वो किस मनुष्य के साथ जिंदगी बिताने का सोच रही है। दीदी, आप जीजा जी को चुप कराती है कि मैं यहाँ से जाऊँ। ऐसा है क्या? ऐसा है ना तो मैं तो बिल्कुल चुप नहीं होने वाला। अब अगली रोज विमला गांव में पंचायत बैठाती है, वो भी 1.5 फुटिया के खिलाफ। मैं अपनी बेटी को इस 1.5 फुटिया के साथ तब जाने दूंगी जब ये कमाने लगेगा और इस गांव में जगदीश के घर कम आना जाना करेगा। तो पहली बात तो ये सासू माँ, मेरा नाम जुगनू है, जुगनू। और हाँ, 1.5 फुटिया मत बोला करो मुझे। मैं आपका दामाद हूँ और दामाद भगवान का रूप होता है। और बात रही पैसे कमाने की, तो ठीक है, मैं पैसे कमाऊंगा, काम करूंगा मैं। और हाँ, अपने जीजाजी के घर भी कम आऊंगा, ये बात भी मैं मान लूंगा। अरे बिमला काकी, इतनी खुशी तो मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई। आप तो भगवान हो भगवान। आपने मुझे एक ही पल में ऐसे घटिया से साले से मुक्ति दिलवा दी। 1.5 फुटिया यानी जुगनू अपनी सास विमला की बात मानकर काम ढूंढता है और अपनी बहन के घर भी कम आना जाना करता है, जिसके बाद ही कुछ समय में पिंकी को विमला 1.5 फुटिया के साथ उसके घर जाने देती है। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहा मैं किधर चली, अरे फिसल गई। अरे ओ माधुरी, खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लाओ। और ऐसे इधर उधर घूम रही हो, एक जगह खड़ी नहीं रह सकती। नशा करके आई है क्या जो अपनी सास से ऐसे बात कर रही है? होश भी नहीं है इस लड़की को। हे भगवान, क्या फूटी किस्मत है मेरी। ज्यादा बोलो मत, वरना मेरी सास डंडा लेकर आएगी। माधुरी, वैसे मुझे दो माधुरी क्यों दिख रही हैं? सत्यानाश हो नसेड़ी, कहाँ से क्या खाकर आई है? अरे ये क्या, गिर गई? अभी मैं विमल को कॉल करती हूँ और सब कुछ बताती हूँ। ये क्या हुआ अचानक से? आखिर ये कौन है जो माधुरी के घर में नशे की हालत में आई थी? माधुरी भी अपने बेटे को कॉल करके बुलाती है और विमल घर आकर देखता है। अब क्या हुआ इसे? ऐसी हालत कैसे हुई इसकी? आपने पूछा नहीं क्या इससे? भांग वांग खा रखी है क्या इसने? कहीं पीकर तो नहीं आई? रुकिए, मैं कमरे में लेकर जाता हूँ। रूम में तो लेकर जाएगा, लेकिन कल सुबह होते ही इससे सवाल करना कि आखिर क्या नशा करके हमारे घर में घुसने की हिम्मत की है। मुझे कहती है, माधुरी खाने में क्या बनाया है? जब कल सुबह नशा उतर जाएगा तो पूछ लूंगा। अब मैं कमरे में ले जाऊं?
विमल रूपाली को रूम में सुला देता है और अगली सुबह होते ही अपना सर पकड़कर रूपाली कहती है, अरे मेरा सर भारी सा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कोई मेरे सर को बांधे हुए है। उफ, मैं तो ये दर्द सह ही नहीं सकती भगवान। क्यों महारानी, हो गई आपकी नींद पूरी? और कल कहाँ से क्या पीकर आई थी और मुझे क्या बोल रही थी? माधुरी, खाना क्या बनाया है? बता, मुझे कल कहाँ से भांग पीकर आई थी? लेकिन मैंने तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं पी जिससे मुझे ऐसा नशा हो जाए। वैसे मैंने करा क्या था, क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। बताओ ना माँ जी। बहुत बवाल कर रही थी। मुझे ये बता, तू सच में कुछ उल्टी सीधी चीजें खा पी कर तो नहीं आई थी जिससे तुझे ऐसा नशा हो गया हो? नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी उल्टी सीधी चीज नहीं खाई है और न ही पी है। पता नहीं अचानक से मुझे रास्ते में चक्कर क्यों आने लगे। लेकिन बहू, एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे तू कितने भी नशे में हो, लेकिन ठीक अपने घर का रास्ता बिना भूले भटके आ गई। सच में माँ जी? क्या मैं घर में अकेले आई थी? मुझे कोई छोड़ने नहीं आया था क्या? और मैं यहाँ कैसे? क्या मैं खुद अपने रूम की इतनी लंबी सीढ़ियाँ चढ़कर सोने गई थी? नहीं, तेरा पति तुझे लेकर गया था और लाकर सुला गया। और देख, सुबह होते ही ऑफिस भी चला गया और तू है कि 10 बजे सोकर उठ रही है। क्या करूँ माँ जी, अब सर मेरा इतना भारी हो रहा है कि क्या ही कहूँ। कुछ मत करना, बस जाकर नहा ले, शायद तेरा सर का दर्द थोड़ा कम हो जाए। सास बहू बातें करते हैं। कुछ देर बाद रूपाली नहाकर फ्रेश हो जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक रोज दोनों सास बहू बाजार जाते हैं। तभी रूपाली कहती है, माँ जी चलिए ना गोलगप्पे खाते हैं, बड़ा मजा आएगा। खट्टा मीठा चटपटा गोलगप्पे देखकर ही मुंह में पानी आ गया। चलिए ना माँ जी। अरे नहीं, मुझे नहीं खाने कोई गोलगप्पे। तुझे खाने हैं तो खा ले, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। चलिए ना माँ जी, हम दोनों मिलकर खाते हैं। ऐसा थोड़े अच्छा लगता है, मैं खाऊं और आप मेरा मुंह देखते रहो। चलिए ना। चल, साथ में चलती हूँ, लेकिन मुझसे गोलगप्पे नहीं खाए जाते, इसलिए मैं नहीं खाती। तू खा लेना, बस मेरा दिल ऐसे ही खुश हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं ही खा लेती हूँ। अरे भैया, एक प्लेट गोलगप्पे तो लगाना, जरा मसाला और पानी अच्छे से भर कर देना। अरे हाँ दीदी, हम आपको बहुत अच्छा गोलगप्पा बनाकर खिलाएंगे। आपका तो दिल ही खुश हो जाएगा गोलगप्पा खाकर। हाँ फिर खिलाओ। मजेदार गोलगप्पे का पानी मुझे थोड़ा ज्यादा देना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, चुपचाप खा ले और जल्दी खाओ, ज्यादा चटकारे लेकर खाने की कोई जरूरत नहीं है। रूपाली अपनी सास के साथ गोलगप्पे खाने के बाद घर की तरफ आगे बढ़ती है। तभी अचानक रूपाली नशे में गाना गाने लगती है। अरे ओ माधुरी, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे बहू, तुझे क्या हुआ? अभी तो तू ठीक थी, अभी के अभी तुझे ये क्या हुआ? चल जल्दी घर चल। अरे ये अचानक क्या हो गया? ऐसे कैसे नशे हो गए इसको? अरे विमल बेटा, बहू की हालत उस दिन की जैसे हो गई है। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू जल्दी से जल्द घर पहुंच, मैं भी घर पहुंचने वाली हूँ। सास बहू घर पहुंचती है, वैसे ही विमल भी घर पहुंचता है और माधुरी सब कुछ बता देती है कि गोलगप्पे खाने के बाद बहू को ऐसा हुआ। तभी दोनों माँ बेटी गोलगप्पे वाले के पास जाकर कहते हैं, क्या बात है? हाँ, अब गोलगप्पे में नशीली चीजें डालकर खिलाते हो ताकि उनको लूट सको। अरे तुम जैसे लोगों पर तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अरे भैया, क्या बोल रहे हैं आप? जरा सोच समझ कर तो बोलिए। ये हमारे घर का रोजी रोटी है, हम भूल कर भी ऐसा कुछ नहीं मिलाएंगे। अरे सब पता है कितना ही कमा लेते हो, जितना कमाते हो उससे तुम्हारा घर तो चलता नहीं होगा, तभी ये सब कर रहे हो। गोलगप्पे में नशीली चीज मिलाकर लोगों को खिलाते हो। अरे भाइयों और बहनों, यहाँ से कभी गोलगप्पा मत खाना, वरना 10 रुपया के चक्कर में कहीं लाखों का नुकसान न हो जाए। अरे भाई साहब, ये क्या कह रहे हो आप? हमारे पेट पर क्यों लात मार रहे हो? क्या मिल जाएगा आपको ये सब करके? अरे अगर आपको ऐसा लगता है तो माँ जी से ही पूछ लीजिए, उनको चक्कर आ रहा है क्या? अरे मुझे क्यों कुछ होगा? मैंने तेरे यहाँ तो क्या कहीं भी गोलगप्पे नहीं खाए, मुझसे खाए नहीं जाते।
अरे क्या हुआ भाई साहब, किस बात का इतना तमाशा मचा रहे हो? अरे बहुत देर से देख के बर्दाश्त कर रहे हैं, आप बेचारे गरीब आदमी पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। मेरी बीवी माँ के साथ यहाँ गोलगप्पे खाने आई थी, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते मेरी बीवी को अचानक नशा कैसे हो गया? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस इंसान ने गोलगप्पे में कुछ मिलाया है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग इन्हें कितने सालों से जानते हैं। अरे ये कोई गलत काम नहीं कर सकते, आपको ही जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई होगी भाई साहब, इसलिए मैं कहता हूँ बात को यही खत्म कीजिए और जाइए यहाँ से। विमल गोलगप्पे वाले को बहुत बदनाम करके चला जाता है। अगले दिन गोलगप्पे वाला फिर से अपने गोलगप्पे की रेडी लगाता है, लेकिन एक भी गोलगप्पा नहीं बिकता। सभी उसकी रेडी के सामने से उसे देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा होते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन गोलगप्पे वाला उदास होकर बैठा था, तभी उसकी बीवी कहती है, कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? एक बात कहूँ आपको, अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ बोलो, अब तुम भी बोल लो। सभी मुझे सलाह दे रहे हैं, तुम भी मुझे दे दो कोई ना कोई सलाह। अजी सलाह नहीं दे रही हूँ, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब कितना घर पर बैठे रहोगे? क्या हम उनके घर जाकर एक बार उनसे बात नहीं कर सकते? जितनी भी गलत फहमियाँ हुई हैं उन सबको खत्म कर देंगे। हाँ ये भी सही कह रही हो, जाकर एक बार तो बात करना चाहिए, ताकि मुझे भी तो अपनी सफाई रखने का मौका मिले। हाँ मैं बस यही कहना चाहती थी, क्या अभी चले उनसे मिलने, ताकि अभी ही सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाए? अरे नहीं, अभी रात हो चुकी है, हम कल सुबह चलेंगे, ताकि वो भी अच्छे मूड में रहें और हमारी बातें सुन सकें। अभी सो जाओ, कल सुबह होते ही चलेंगे हम लोग। दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और सुबह होते ही विमल के घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर जाकर देखते हैं कि उनकी बहू इधर से उधर झूम रही है। तभी विमल अपनी माँ से पूछता है, माँ ये क्या हुआ इसे? अब क्या खा लिया इसने? अरे मैंने इसे इमली की चटनी दी थी थोड़ी देर पहले, पता नहीं चटनी खाकर अचानक इसे क्या हुआ। मुझे लगता है हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, पता नहीं क्या हो गया, क्यों ऐसी अजीब सी हरकत कर रही है ये। रूपाली को अस्पताल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि रूपाली को इमली से एलर्जी है, इसलिए उसे इमली खाने ना दें। डॉक्टर की बात सुनकर विमल को अपनी गलती का एहसास होता है और पूरी फैमिली जाकर गोलगप्पे वाले से माफी मांगती है और गोलगप्पे खाती है। वहाँ सभी लोगों को भी खिलाते हैं। तभी रूपाली कहती है, मुझे भी गोलगप्पा दीजिए, लेकिन नॉर्मल बिना पानी वाला, वरना मैं फिर से बिना पिए झूमने लगूंगी।